नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो में कक्षा 5वीं विषय परिसर अध्ययन भाग 2 का देखिए, यह रोजेटा शिलालेख है। ये रोजेटा शिलालेख है, इसके बारे में आपको मैं संक्षिप्त परिचय करा रहा हूँ। इस पत्थर के शिलालेख पर 1, 2, 3 लिपियाँ लिखी गई हैं और इन लिपियों को किस तरह से लिखा गया है यह देखिए। ये बड़ा शिलालेख है और इस शिलालेख का इस पर ये लिपि लिखी गई है किस तरह से, और इसका देखिए अनुवाद यहाँ पर किया गया है। ये 3 तरह की लिपि है इसके अंदर। देखिए इस पत्थर को कुरेद करके किस तरह से इस शिलालेख पर लिखा गया लेख है, और इसके बारे में मैं आपको परिचय कराने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। इसमें 3 तरह के लेख लिखा गया है। इस शिलालेख का नाम है रोजेटा शिलालेख। इसे रोजेटा शिलालेख कहते हैं। तो लीजिए, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से रोजेटा शिलालेख का परिचय करा रहा हूं। तो रोजेटा शिलालेख का संक्षिप्त परिचय आप सुनिए। देखिए रोजेटा शिलालेख क्या है और ये रोजेटा शिलालेख इस समय है कहाँ पर। तो लीजिए, मैं इसका वाचन करके आपको बता रहा हूँ। इस शिलालेख के बारे में संक्षिप्त परिचय इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं करा रहा हूँ। रोजेटा स्टोन नाम से परिचित शिलालेख की खोज 1799 में हुई। इस शिलालेख का पत्थर टूटा हुआ होने के कारण उस पर मूल शिलालेख का केवल एक हिस्सा बचा है। शिलालेख इजिप्शियन भाषा में है। यह शिलालेख जो है बच्चों, इजिप्शियन भाषा में है। इस समय यह शिलालेख लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। पहली दृष्टि में देखने पर ऐसा लगता है कि पत्थर पर 3 भागों में 3 अलग अलग लेख जो हैं उकेरे गए हैं, अर्थात खोदे गए हैं, अर्थात बनाए गए, परंतु वास्तविक में वह एक ही लेख है और 3 अलग अलग लिपियों में उकेरा गया है। सबसे ऊपर की जो लिपि है प्राचीन इजिप्ट की चित्रलिपि है। इस लिपि को इस पहली लिपि को हायरोग्लिप्स या देवलिपि कहते हैं। बीच वाली लिपि का दैनिक उपयोग में समावेश हुआ है। यह लिपि जो है डेमोटिक अर्थात दस्तावेज लिखने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली लिपि नाम से जानी जाती है। यह लिपि जो है इजिप्ट की प्राचीन चित्रलिपि से बनी है। तीसरी लिपि जो है यह ग्रीक लिपि है। तो इस तरह से यह संक्षिप्त रोजेटा शिलालेख का परिचय है। और ये रोजेटा शिलालेख पर जो ये 3 लिपियां लिखी गई हैं, ये तीनों जो लिपियां हैं इसका वाचन मैं देखिए आपको फिर से संक्षिप्त में करके बता रहा हूँ। ये रोजेटा शिलालेख का है और इसके बारे में यह परिचय मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो इसका देखिए मैं एक बार फिर से आपको वाचन करके बता रहा हूँ कि रोजेटा शिलालेख क्या है और इस पर जो लिखी गई लिपियाँ क्या है। देखिए फिर से, रोजेटा स्टोन नाम से परिचित शिलालेख की खोज 1799 में हुई। इस शिलालेख का पत्थर
टूटा हुआ होने के कारण उस पर मूल शिलालेख का केवल एक ही हिस्सा बचा है। शिलालेख इजिप्शियन भाषा में है। इस समय यह शिलालेख लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है। पहली दृष्टि में देखने पर ऐसा लगता है कि पत्थर पर 3 भागों में अलग अलग लेख उकेरे गए हैं, परंतु वास्तव में यह एक ही लिपि है और 3 अलग अलग लिपियों में उकेरा गया है। सबसे ऊपर की लिपि प्राचीन इजिप्ट की चित्रलिपि है। इस लिपि को हायरोग्लिप्स अर्थात देवलिपि कहते हैं। बीच वाली लिपि का दैनिक उपयोग में समावेश हुआ है। यह लिपि डेमोटिक अर्थात दस्तावेज लिखने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली लिपि नाम से जानी जाती है। यह लिपि इजिप्ट की प्राचीन चित्रलिपि से बनी है। तीसरी जो लिपि है, ये तीसरी लिपि जो है यह ग्रीक लिपि है। तो इस तरह से यह रोजेटा शिलालेख का संक्षिप्त परिचय है। और इस लेख में इजिप्ट में टॉलेम अर्थात पंचम नामक राजा के गद्दी पर बैठने की घोषणा की गई है। यह जो लेख है, इस लेख के अंतर्गत इजिप्ट में पंचम नामक राजा के गद्दी पर बैठने की घोषणा की गई है। इजिप्ट के ऐतिहासिक साधन के रूप में इस शिलालेख का विशेष महत्व है, क्योंकि इन 3 लिपियों में उकेरे गए इस लेख के फलस्वरूप विस्मित प्राचीन इजिप्ट की चित्रलिपि को पढ़ना संभव हुआ है। इस लेख की ग्रीक लिपि के आधार पर डेमोटिक लिपि का टॉलमिस यह शब्द पढ़ना संभव हुआ है। कालांतर में जॉ फ्रांसवा सेम्पोलियन नाम के एक फ्रेंच शिक्षक को यह लिपि पढ़ना संभव हुआ। टॉलमिस शब्द को पढ़ पाने के कारण इजिप्ट के शिलालेखों में उल्लेखित विदेशी नामों को पढ़ना संभव है। यह शैम्पोलियन के ध्यान में आया। उसने विदेशी नाम पढ़कर उसके आधार पर चित्रलिपि के वर्णों की सूची बनाई। इस प्रकार शैम्पोलियन को प्राचीन इजिप्ट की उस चित्रलिपि को सफलतापूर्वक पढ़ना संभव हुआ जो विस्मित हो गई थी। अर्थात इस शिलालेख के आधार पर यह पढ़ना संभव हुआ लिपियों को। और आगे हम देखते हैं तांबे के बारे में, ताम्र युग का किस तरह से उदय हुआ। और तांबे का उपयोग लगभग 7000 वर्ष पूर्व से किया जाता था। तांबे का उपयोग लगभग 7000 वर्ष पूर्व से किया जाता था। इसका प्रमाण मिलता है। जिन प्रदेशों में तांबा दुर्लभ था, वहाँ तांबे का बड़ी मात्रा में उपयोग करना संभव नहीं था। अतः तांबे का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, यह मालूम होने पर भी वहाँ बड़ी मात्रा में पत्थर के हथियारों औजारों का उपयोग होता रहा। ऐसे स्थानों के उत्खनन में तांबे की वस्तुएं पाई गईं, लेकिन वे बहुत कम मात्रा में थी। अतः ऐसे स्थानों को ताम्र युगीन न कहकर ताम्र पाषाण युगीन स्थान कहा जाता है। तांबा स्वर्ण की तुलना में कठोर होता है। तांबा जो है सोने की तुलना में कठोर होता है, फिर भी उससे वस्तुएं बनाने की दृष्टि में वह नरम होता है। उसमें जस्ता धातु मिलाने पर उसे पर्याप्त कठोरता प्राप्त होती है। तांबा और रांगा की मिश्र धातु को कांसा या कांस कहते हैं। नवाश्म युग का मनुष्य वस्तुओं बनाने के लिए कांसा धातु का उपयोग करने लगा। अतः इस कालखंड को कांस्य युग भी कहा जाता है। मिश्र धातु बनाने के लिए धातु को गलाना पड़ता है। जस्ता और रांगा धातुओं को किस प्रकार गलाया जाता है, इसका ज्ञान मनुष्य को कांसा बनाने के लगभग 1000 वर्ष पूर्व से ही था। तो देखिए, एक तांबे की वस्तुएं हैं सिंध संस्कृति की खुदाई में। जैसे देखिए तांबे का लोटा है, तांबे का बना आयना है
और ये तांबे की थाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको तांबा के बारे में परिचय दिया और रुजोटा शिलालेख का परिचय दिया। तो आप मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।